AB सिंह कॉलेज ऑफ फार्मेसी के ऑनलाइन क्लासेस में सभी स्टूडेंट का स्वागत है। और आज का जो विषय है वो है बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी। तो ये सब्जेक्ट आज से स्टार्ट कर रहे हैं, बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी। देख लेते हैं इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हमको ये जानना ज़रूरी है कि बायोकेमिस्ट्री होती क्या है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं बायोकेमिस्ट्री क्या होती है। जो बायोकेमिस्ट्री शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, बायो अर्थात इसका अर्थ होता है लाइफ यानी जैव, और दूसरा है केमिस्ट्री जिसका अर्थ होता है रसायन। इस प्रकार बायोकेमिस्ट्री जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो और केमिस्ट्री। बायो का अर्थ होता है जैव और केमिस्ट्री का अर्थ होता है रसायन। ठीक है, तो इस प्रकार जो बायोकेमिस्ट्री का शाब्दिक अर्थ है वो क्या है, जैव रसायन। इस प्रकार बायोकेमिस्ट्री का शाब्दिक अर्थ क्या निकल के आता है, जैव रसायन यानी लाइफ की केमिस्ट्री। ठीक है, अब बायोकेमिस्ट्री जो शब्द है, यहाँ पर जो बायोकेमिस्ट्री शब्द है ये सबसे पहले कार्ल न्यूबर्ग ने दिया था। बायोकेमिस्ट्री शब्द का उपयोग सबसे पहले कार्ल न्यूबर्ग ने किया था, और किस ईयर में किया था, 1903 में सबसे पहले इसका उपयोग किया था। अब बायोकेमिस्ट्री को अगर हम डिफ़ाइन करना चाहें, परिभाषित करना चाहें, तो किस प्रकार हम उसको डिफ़ाइन करते हैं, परिभाषित करते हैं। तो यहाँ पर हमने परिभाषा लिखी हुई है, आप लोग देख सकते हैं। बायोकेमिस्ट्री साइंस की ऐसी ब्रांच है यानी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम किसी भी लिविंग मैटर यानी किसी भी लिविंग मैटर के केमिकल नेचर तथा केमिकल व्यवहार का अध्ययन करते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री क्या है, विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसमें हम किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। देखो, दो चीज़ों का अध्ययन करते हैं। पहला है केमिकल नेचर और केमिकल बिहेवियर। ठीक है, किसका, केमिकल नेचर और केमिकल बिहेवियर स्टडी करते हैं लिविंग मैटर के अंदर। ठीक है, लिविंग मैटर का। तो लिविंग मैटर के अंदर उसका कोई भी केमिकल है, उसका केमिकल नेचर क्या है और उसका केमिकल बिहेवियर क्या है। ठीक है, उसका रासायनिक व्यवहार क्या है बॉडी के अंदर। ठीक है, किसी भी लिविंग मैटर के अंदर। लिविंग मैटर क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें जीवन हो। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे लिविंग मैटर। ठीक है, तो हम लोग हैं, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु जितने भी हैं, ये सब लिविंग मैटर में ही आते हैं। तो लिविंग मैटर के अंदर किस चीज़ की स्टडी, केमिकल नेचर और केमिकल बिहेवियर। ठीक है, इन दो चीज़ों की स्टडी ही क्या कहलाती है, बायोकेमिस्ट्री कहलाती है। तो बायोकेमिस्ट्री की अगर परिभाषा आपको लिखने को आती है तो आप लोग परिभाषा एक लाइन में क्या लिखेंगे, बायोकेमिस्ट्री विज्ञान की ऐसी शाखा है, साइंस की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम किसी लिविंग मैटर के केमिकल नेचर और केमिकल व्यवहार का यानी केमिकल बिहेवियर का अध्ययन करते हैं। तो इस तरह से बायोकेमिस्ट्री की डिफिनीशन कंप्लीट होगी। ठीक है, अब बायोकेमिस्ट्री हम पढ़ें तो उस बायोकेमिस्ट्री का पढ़ने से क्या लाभ होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि बायोकेमिस्ट्री का अध्ययन हम क्यों करते हैं। ठीक है, तो बायोकेमिस्ट्री का जो स्कोप है वो क्या है। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री का महत्व क्या है, स्कोप क्या है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। हमने पॉइंट वाइज लिख रखा है, तो एक एक पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं कि बायोकेमिस्ट्री आखिर हम स्टडी क्यों करें। ठीक है, क्यों उसका अध्ययन करें। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, पहला पॉइंट है बायोकेमिस्ट्री की स्टडी से हमें विभिन्न रोगों यानी डिजीज़ की पहचान, डायग्नोसिस तथा उनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। यानी बायोकेमिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं, ठीक है, तो उससे हमें एक चीज़ की जानकारी हो जाती है, जो विभिन्न प्रकार के रोग हैं उनकी डायग्नोसिस, उनकी पहचान। ठीक है, तो बॉडी के जो रोग हैं, ठीक है, किसी भी लिविंग मैटर के जो डिजीज़ हैं, ठीक है, उनकी हम डायग्नोसिस कर सकते हैं, उनकी हम पहचान कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बायोकेमिस्ट्री, और उनका हम ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उनका ट्रीटमेंट क्या है और डिजीज़ कौन सी है, इसको हम बायोकेमिस्ट्री की स्टडी से हम ये पता कर सकते हैं। दूसरी जो इसका स्कोप है वो है बायोकेमिस्ट्री की स्टडी से हम किसी भी लिविंग मैटर में उपस्थित विभिन्न केमिकल तथा उनके ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। तो जब हम बायोकेमिस्ट्री पढ़ लेते हैं तो हमें किसी भी लिविंग मैटर का कोई भी जीव है उसमें जो केमिकल्स हैं
जितने भी केमिकल्स हैं बॉडी के अंदर, ठीक है, उनका ट्रांसफॉर्मेशन यानी वो किस में बदल रहे हैं, ठीक है। केमिकल यानी जो हमने आपको कल सेल पढ़ाई थी, तो सेल के अंदर जो है विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाएं चलती रहती हैं, ठीक है। तो वो जैविक क्रियाओं में केमिकल्स जो हैं वो एक केमिकल कंपाउंड दूसरे केमिकल कंपाउंड में चेंज होता रहता है। तो बायोकेमिस्ट्री की मदद से हम एक केमिकल कंपाउंड का ट्रांसफॉर्मेशन मतलब बदल जाना, ठीक है। तो एक केमिकल कंपाउंड जो दूसरे में बदल रहा है तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रहा है, ये हम बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। और उससे हमें क्या मिलती है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है कि पहले केमिकल कंपाउंड क्या था और बाद में वो किस में बदल गया। तो बायोकेमिस्ट्री की स्टडी से ये हमको पता चलता है। तो नेक्स्ट इसका स्कोप देख लेते हैं। थर्ड जो स्कोप है बायोकेमिस्ट्री का, बायोकेमिस्ट्री की स्टडी से हमें बायोमॉलिक्यूल, जो बायोमॉलिक्यूल हैं किसी भी लिविंग मैटर के, जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, इनका हमको क्या पता चलता है, केमिकल नेचर। तो बायोमॉलिक्यूल का हमको क्या पता चलेगा, केमिकल नेचर पता चलेगा, स्ट्रक्चर पता चलेगा और उनके फंक्शंस पता चलेंगे कि वो क्या क्या काम करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। भाई प्रोटीन का क्या काम है हमारी बॉडी के अंदर, कार्बोहाइड्रेट का क्या काम है, लिपिड का क्या काम है, न्यूक्लिक एसिड का क्या काम है, ठीक है, और इनके स्ट्रक्चर क्या हैं, ठीक है। ये भी हम किस में पढ़ते हैं, बायोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। तो बायोकेमिस्ट्री की स्टडी से हमको क्या पता चल जाता है, जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं, कौन कौन से बायोमॉलिक्यूल्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड, इनके हमें क्या पता चलता है, केमिकल नेचर, स्ट्रक्चर और उनका फंक्शन, इनके बारे में हमको जानकारी मिल जाती है। इसी प्रकार से जो अगला इनका स्कोप है वो है बायोकेमिस्ट्री की स्टडी से हमें बायोमॉलिक्यूल के मेटाबॉलिज्म की गड़बड़ियों के बारे में जानकारी मिलती है। अब जब ये प्रोटीन है, प्रोटीन का अभी हम आपको इसको डिटेल में जब हम आपको पढ़ाएंगे, इसमें आपको प्रोटीन पढ़ाएंगे, कार्बोहाइड्रेट पढ़ाएंगे, लिपिड पढ़ाएंगे, न्यूक्लिक एसिड पढ़ाएंगे, तो उनका मेटाबॉलिज्म यानी प्रोटीन जब टूटती है, ठीक है, तो प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म जो है उसमें कौन कौन सी अगर कोई गड़बड़ी हो गई है, ठीक है, प्रोटीन टूट रही है और बीच में कहीं पर पाथवे में कुछ गड़बड़ी आ जाती है तो विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन से रिलेटेड जो भी डिजीज़ेज़ हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड जो डिजीज़ हैं, लिपिड से रिलेटेड जो डिजीज़ हैं, न्यूक्लिक एसिड से रिलेटेड जो डिजीज़ हैं, ठीक है, उनके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर लेंगे, किसमें, बायोकेमिस्ट्री में। तो बायोकेमिस्ट्री की स्टडी से हमें बायोमॉलिक्यूल के मेटाबॉलिज्म की गड़बड़ियों, मेटाबॉलिज्म में जो गड़बड़ी हो जाती हैं, ठीक है, जब ये चेंज होते हैं, कार्बोहाइड्रेट जब टूटता है या लिपिड टूटता है, प्रोटीन टूटता है, तो उस समय उसके पाथवे में कोई अगर गड़बड़ी आ जाती है तो फिर वो डिज़ीज़ उत्पन्न होती है बॉडी के अंदर। तो वो गड़बड़ियाँ जो डिज़ीज़ हैं उनके बारे में हमें जानकारी मिल जाएगी बायोकेमिस्ट्री की स्टडी से। इसी प्रकार जो नेक्स्ट हमारा स्कोप है वो है बायोकेमिस्ट्री की स्टडी से हमें भिन्न प्रकार के एंजाइम तथा उनके फंक्शंस की जानकारी प्राप्त होती है। तो हमारे बॉडी में जो बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होते हैं, बायोलॉजिकल कैटालिस्ट यानी जो लिविंग सिस्टम के अंदर जो उत्प्रेरक होते हैं, कैटालिस्ट होते हैं, केमिस्ट्री में आप लोगों ने इंटर में पढ़ा होगा उत्प्रेरक, ठीक है। तो वो उत्प्रेरक जो होते हैं, ठीक है, बॉडी के अंदर उनको बायो कैटालिस्ट कहते हैं, ठीक है। तो बायो कैटालिस्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं, एंजाइम। लिविंग सिस्टम के अंदर एंजाइम जो होते हैं वो बायो कैटालिस्ट की तरह से काम करते हैं और ये जो बायो कैटालिस्ट होते हैं ये विभिन्न प्रकार की रिएक्शंस को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, उनको रेगुलेट करने का काम करते हैं, उनको नियंत्रित करने का काम करते हैं, कौन, एंजाइम, ठीक। तो एंजाइम जो होते हैं बायो कैटालिस्ट होते हैं और ये केमिकल रिएक्शन को जो हमारी कोशिका के अंदर चलती हैं उनको रेगुलेट करते हैं। तो अगर हम बायोकेमिस्ट्री की स्टडी करते हैं तो हम एक एंजाइम का भी लेसन है आपका इसमें, तो उसकी भी हमको स्टडी करनी है। तो उसके फंक्शंस की जानकारी मिलती है कि एंजाइम जो है वो बॉडी के अंदर क्या काम कर रहा है, ठीक है। तो बायोकेमिस्ट्री की स्टडी से हमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम और उनके फंक्शन की क्या मिलती है, जानकारी प्राप्त होती है। तो इस तरह से ये आपका बायोकेमिस्ट्री क्या है और बायोकेमिस्ट्री का स्कोप क्या है, ठीक है, उसका बायोकेमिस्ट्री से हमको क्या जानकारी मिलेगी, उसका महत्व क्या है बायोकेमिस्ट्री पढ़ने का, ठीक है। तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग बायोमॉलिक्यूल। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपका बायोमॉलिक्यूल यानी जैव अणु, ठीक है। तो लिविंग मैटर के अंदर विभिन्न प्रकार के बायोमॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं,
ठीक है। तो बायो मॉलिक्यूल्स, ठीक है, बायोलॉजी, बायो और मॉलिक्यूल्स, ठीक, अणु, यानी लिविंग सिस्टम के अंदर जो अणु होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको हम बायो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और ये केमिकली कैसे होते हैं? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। यहाँ पर देखो हमने लिख रखा है, आप लोग देख सकते हैं, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, ठीक है। जितने भी लिविंग सिस्टम हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनके अंदर ये बायो मॉलिक्यूल जरूर होंगे। और ये केमिकली कैसे होते हैं? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनऑर्गेनिक नहीं, ये ऑर्गेनिक होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर कार्बन पाया जाता है। तो देख लेंगे इन बायो मॉलिक्यूल में मुख्य रूप से क्या होता है? कार्बन होता है, नाइट्रोजन होता है और हाइड्रोजन होता है, ठीक है। तो ये इनसे मिलकर बने होते हैं मुख्यतः, ठीक है। और ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। और बायो मॉलिक्यूल को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो बायो मॉलिक्यूल जितने भी हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, ठीक है, इस तरह से ये सब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। इनमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आदि जो हैं एलिमेंट पाए जाते हैं। तो बायो मॉलिक्यूल्स को हम मुख्यतः दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, मेनली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो देख लेंगे, पहला जो है हमारा वो है मैक्रो मॉलिक्यूल। मैक्रो, जहाँ पर मैक्रो वर्ड आता है, इसका मतलब होता है लार्ज, लार्ज यानी बड़ा, ठीक है। तो ये मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं, ये बड़े होते हैं आकार में। यहाँ पर देखो हमने डेफिनेशन में लिख रखा है, ये अत्यंत बड़े यानी लार्ज, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स मतलब बहुत ही जटिल होते हैं, इनकी संरचना बहुत ही जटिल होती है, कॉम्प्लेक्स होती है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं, ये अत्यंत बड़े, लार्ज, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट उच्च होता है यानी हाई होता है। इनका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? मैक्रो मॉलिक्यूल कहा जाता है, ठीक है। तो मैक्रो मॉलिक्यूल जो होते हैं वो कैसे होंगे? बड़े होंगे, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होंगे, और इनका मॉलिक्यूलर वेट जो होगा वो कैसा होगा? ज़्यादा होगा, उच्च होगा, ठीक है। तो इसलिए ये मैक्रो मॉलिक्यूल कहलाते हैं। अब मैक्रो मॉलिक्यूल जो होते हैं वो छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बने होते हैं। मैक्रो मॉलिक्यूल है, बड़ी कोई चीज़ है, वो छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर बनी होती है। जैसे दीवार है, छोटी छोटी ईंटों से मिलकर बनी होती है, ऐसे ही मैक्रो मॉलिक्यूल जो होते हैं ये भी छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बने होते हैं। उस एक यूनिट को हम क्या कहते हैं? मोनोमर। जैसे दीवार के अंदर एक ईंट है, ईंट क्या है? मोनोमर, और पूरा जो है स्ट्रक्चर है वो दीवार है, ठीक है। उसी तरीके से एक छोटी यूनिट जो है वो क्या है? मोनोमर है, और पूरा एक जो संरचना है वो क्या है? मैक्रो मॉलिक्यूल, ठीक है। तो मैक्रो मॉलिक्यूल बड़े होते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं, मॉलिक्यूलर वेट इनका ज़्यादा होता है, और ये छोटी छोटी यूनिट्स से मिलकर बने होते हैं जिन्हें हम मोनोमर कहते हैं। ये आपस में मोनोमर जुड़ते चले जाते हैं और बड़ा सा मॉलिक्यूल बनता है जिसको हम मैक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं। इसलिए इन्हें बायोपॉलीमर कहते हैं। बायोपॉलीमर यानी आपस में छोटी छोटी यूनिट से मिलकर के मैक्रो मॉलिक्यूल बनते हैं, इसलिए इनको बायोपॉलीमर भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए यहाँ पर जो मैक्रो मॉलिक्यूल अभी हमने इससे पहले भी बताया था, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, ये सारे जो हैं वो लार्ज होते हैं, बड़े होते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं, और मॉलिक्यूलर वेट इनका ज़्यादा होता है, ठीक है। इसलिए इनको मैक्रो मॉलिक्यूल कहा जाता है। तो दूसरी जो कैटेगरी है बायो मॉलिक्यूल की वो है, आप लोग नीचे की तरफ देख सकते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल। माइक्रो, जहाँ पर माइक्रो शब्द आता है उसका मतलब होता है स्मॉल। स्मॉल मतलब छोटा, ठीक है। तो माइक्रो शब्द जो होता है वो स्मॉल के लिए इस्तेमाल होता है। तो माइक्रो मॉलिक्यूल ये ऐसे होते हैं जो आकार में छोटे होते हैं, सिंपल होते हैं, बिल्कुल सिंपल होते हैं। यहाँ पर देखो हमने लिख रखा है, ये सिंपल स्मॉलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट कैसा होता है? लो होता है। लो मतलब कम होता है, ठीक है। तो माइक्रो मॉलिक्यूल जो होंगे ये सिंपल होंगे, साधारण होंगे, स्मॉलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होंगे, छोटे होंगे, और इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो क्या होगा? कम होगा, ठीक है।
यहाँ पर उदाहरण हमने दे रखे हैं, जैसे कि ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड है, फैटी एसिड है, न्यूक्लियोटाइड्स हैं। ये सारे के सारे क्या हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल, छोटे होते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो हमने ग्लूकोज के आगे डैश करके लिख रखा है कार्बोहाइड्रेट की सब यूनिट, यानी कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं, कार्बोहाइड्रेट क्या हैं आपके, यहाँ पर ऊपर हमने बताया है मैक्रो मॉलिक्यूल हैं। यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट क्या है, मैक्रो मॉलिक्यूल हैं। और ये जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं हमने बताया था यहाँ पर, ये छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बने होते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनकी सब यूनिट होते हैं, कौन, ग्लूकोज। यानी ग्लूकोज जो होते हैं वो आपस में जुड़ते चले जाते हैं। इस तरह से ग्लूकोज जुड़ता चला जाएगा तो एक बड़ी यूनिट बनेगी जिसको हम क्या कहेंगे, कार्बोहाइड्रेट कहेंगे। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट की सब यूनिट होते हैं कौन, ग्लूकोज। इसी तरीके से आप लोग देख सकते हैं अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड जो होते हैं वो प्रोटीन की सब यूनिट होते हैं। तो प्रोटीन जो होती है उसकी छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बनी होती है, इनको मोनोमर कहते हैं। और वो मोनोमर क्या है, अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड आपस में जुड़ते चले जाते हैं, एक अमाइनो एसिड दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरीके से एक लंबी चेन बनती है जिसको हम कहते हैं प्रोटीन। ठीक है, तो प्रोटीन जो है छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बनी होती है जिनको हम अमाइनो एसिड कहते हैं। अमाइनो एसिड क्या है, माइक्रो मॉलिक्यूल है, मैक्रो नहीं, माइक्रो मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप तीसरा देखेंगे फैटी एसिड। फैट की सब यूनिट है, फैट क्या है आपका, लिपिड। ठीक है, तो लिपिड जो होते हैं वो फैटी एसिड से मिलकर बने होते हैं, छोटी छोटी यूनिट होती हैं फैटी एसिड की, उनसे मिलकर के फैट बने होते हैं। फैट क्या है आपका, मैक्रो मॉलिक्यूल है, लिपिड जिसको कहते हैं। ठीक है, चौथा है न्यूक्लियोटाइड। यहाँ पर देख सकते हैं न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए आरएनए की सब यूनिट होते हैं। न्यूक्लियोटाइड से मिलकर ही डीएनए और आरएनए की संरचना बनी होती है। तो ये आपके जो हैं वो क्या हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल हैं। जबकि ऊपर वाले आपके क्या थे, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, ये आपके क्या थे, मैक्रो मॉलिक्यूल। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा बायोमॉलिक्यूल क्या हैं। और बायोमॉलिक्यूल को दो पार्ट में डिवाइड किया है, मैक्रो मॉलिक्यूल और दूसरा पार्ट है माइक्रो मॉलिक्यूल। मैक्रो और माइक्रो, इन दो पार्ट में इनको हमने डिवाइड किया है बायोमॉलिक्यूल। और ये बायोमॉलिक्यूल ही हमको स्टडी करने हैं। ये बायोमॉलिक्यूल मैक्रो और माइक्रो, इनका ही हमको अध्ययन बायोकेमिस्ट्री के अंदर करना है। यही हमको पढ़ने हैं, कार्बोहाइड्रेट पढ़ना है, प्रोटीन पढ़ना है, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, ये सारे के सारे एंजाइम, ये सारे के सारे डिटेल में हमको पढ़ने हैं। वाइटामिन्स, ठीक है, ये सब हमको डिटेल में स्टडी करने हैं, जो कि आपके क्या हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, मैक्रो और माइक्रो, ठीक है, यही बायोमॉलिक्यूल्स हैं, इनकी हमको स्टडी करनी है। तो आप लोगों को होमवर्क में आपको क्या करना है, आज का जो होमवर्क है इसमें आप सभी लोग ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड और न्यूक्लियोटाइड, इनकी हमको संरचना बना करके दिखाएंगे। आपकी बुक्स के अंदर दिया हुआ है, आप अपनी बुक्स के अंदर ढूंढिएगा। कार्बोहाइड्रेट वाले लेसन में ग्लूकोज की संरचना मिलेगी, प्रोटीन वाले लेसन में अमाइनो एसिड की संरचना मिलेगी, और फैट यानी लिपिड वाले लेसन में आपको फैटी एसिड की संरचना मिलेगी, और न्यूक्लिक एसिड के लेसन में आपको न्यूक्लियोटाइड की संरचना आपको मिलेगी। ठीक है, तो ये आपको ढूंढ करके इनकी स्ट्रक्चर, इनकी संरचनाएं आपको बनानी हैं, बना करके आप लोग डालेंगे ग्रुप में। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है।